अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज का एक ऐसा सच्चा वाकया आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत ही जबरदस्त सी आज की कहानी होने वाली है, तो शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरा भाई फौत हुआ तो इसकी बीवी 2 माह की हामला थी। भाई के फौत होने के बाद अम्मा ने भाभी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। भाभी हर वक्त माँ को बद्दुआ देती कि तेरी बेटी के साथ भी यही हो। मैं कवारी थी और भाभी की बद्दुआ से डर जाती थी। एक दिन अम्मा ने भाभी को इतना मारा कि भाभी और उसका बच्चा दोनों ही इंतकाल कर गए। और जब साल बाद मेरी शादी हुई तो शादी वाली रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि भाभी की बद्दुआ से। मेरा नाम नूर है। मेरा भाई अख्तर 34 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक कंवारा था। अम्मा और मैं जब भी भाई से कहते कि आप शादी कर ले, तो तब वो यही बात कहकर हमें कोई लड़की देखने या कहीं रिश्ते की बात चलाने से रोक लेता कि अभी मैं अपने घर के हालात ठीक कर लूं। और घर के हालात ठीक करते करते भाई की उम्र ही निकलती जा रही थी। मैं भाई से 15 साल छोटी थी और अब 19 साल की हो चुकी थी। अम्मा को अब मुझे बिहाने की भी फिक्र होने लगी थी, जबकि मैं अभी इस घर में भाभी को देखना चाहती थी, कुछ वक्त इनके साथ गुजारना चाहती थी। और फिर अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अख्तर भाई को राजी कर लिया था, और मैंने भी उसी दिन घर को सजाना शुरू कर दिया था, जैसे आज ही मेरी भाभी आने वाली हो। भाई मुझे इस तरह घर को सजाते हुए देखकर खुश भी था, और चलते फिरते मैंने देखा था कि वो कैसे अपनी ही ख्यालों में मुस्कुरा रहा था। मैं सफाई खत्म करके कपड़े बदलने ही जा रही थी जब दरवाजे पर बैल बजी और मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो भी खुशी खुशी तेज कदमों से चलकर दरवाजे की तरफ चली गई, और मैंने भी गुस्ल खाने में जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया, ये सोचकर कि कहीं मेरी होने वाली भाभी के बारे में कुछ ऐसा न बोल दें जो रिश्ते वाली खाला को बुरा लग जाए और वो बात आगे ही न बढ़ाएं। अम्मा ने दरवाजा खोला तो रशीदा खाला मुस्कुराते हुए हमारे घर में दाखिल हो गई थी। रशीदा खाला हर दूसरे दिन भाई के लिए एक नई लड़की का रिश्ता ढूंढ लाती थी, लेकिन अम्मा हर बार ही इन्हें ये कहकर टाल दिया करती कि अभी अख्तर राजी नहीं है, जब हाँ कहेगा तो आपको पैगाम भेज दूंगी। रशीदा खाला को देखकर मैं भी दौड़ी इनके पास चली आई और कहा कि खाला, मेरा भाई रिश्ते के लिए राजी हो गया है, अब तुम जल्दी से मेरे भाई की शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा दो। रशीदा खाला से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी बात पर रशीदा खाला खुशी से झूम उठी थी। खाला के साथ मिलकर मैं भी नाचने लगी थी, और फिर हमें देखकर सामने बरामदे में बैठा मेरा भाई मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद रशीदा खाला मेरी अम्मा के पास बैठ गई। तब अम्मा ने मुझे चाय बनाने का कहा, लेकिन मुझे अभी रशीदा खाला के पास मौजूद लड़कियों की तस्वीरें देखनी थी, इसलिए मैंने फौरन से कह दिया, खाला तस्वीरें दिखाओ, लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। इन्होंने अपना पर्स उठाकर इसमें से चंद तस्वीरें निकाली और अम्मा के हाथ में थमा दी। अम्मा एक एक करके तस्वीरें देखने लगी। तब मैं भी इनके पास बैठ गई। एक लड़की की तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने वो तस्वीर जल्दी से उठाकर भाई को दिखा दी और बोली कि मैंने तो अपनी भाभी पसंद कर ली है। अम्मा को मेरी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अभी अम्मा के हाथ में और भी तस्वीरें थी। तब अम्मा ने इनमें से एक तस्वीर निकाली और बोली कि मुझे ये लड़की पसंद है। मैंने जब वो लड़की देखी तो वो आम सी शक्लो सूरत की थी। मैंने कहा, अम्मा वो पहले वाली ज्यादा खूबसूरत है। तब अम्मा ने मेरी बात को काटते हुए कहा कि भाई, मुझे तो ये लड़की पसंद है, देखो कैसे खुद को दुपट्टे में छुपा कर रखा हुआ है, जरूर ये बहुत ही घरेलू लड़की होगी। लेकिन मैं जिद पर अड़ी थी कि मेरी भाभी वही बनेगी जो ज्यादा खूबसूरत है। तब रशीदा खाला ने मशवरा दिया कि भाई, ये फैसला आप लोग दूल्हे मियाँ को ही करने दो, और इन्होंने अम्मा के हाथ से वो दूसरी तस्वीर भी लेकर भाई को दे दी। भाई जो पहले वाली तस्वीर पहले ही देख रहे थे, इन्होंने जब ये दूसरी लड़की देखी तो अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अम्मा मुझे पहले वाली लड़की पसंद है। तब मैं खुशी से नाचने लगी कि मेरा भाई और मेरी पसंद एक ही है। हम दोनों ने जब एक ही लड़की को पसंद किया तो रशीदा खाला बोली, ठीक है, मैं आज ही इस घर जाकर बात चलाती हूँ। फिर मैंने कहा, खाला, इसी खुशी में आपके लिए मैं जबरदस्त सी चाय बनाकर लाती हूँ। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो खाला बोली, वो पिस्ते वाले बिस्किट जरूर लाना जो पिछली बार खिलाए थे। मैंने हंसकर कहा, जी खाला, मैं भी लेकर आती हूँ। चाय बनाते मैं अपने होने वाली भाभी के बारे में सोचने लगी कि जब वो आएगी तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। भाई और मैंने बचपन ही से महरूमियां देखी थी। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब अब्बा की वफात हुई थी। अम्मा उस वक्त भरपूर जवानी में बेवा हुई थी। अम्मा की इद्दत पूरी हुई तो मामू ने अम्मी की दूसरी शादी पर जोर डाला, मगर अम्मा हमारी खातिर शादी नहीं करना चाहती थी। उस वक्त घर में बहुत झगड़े होते थे।
یہ تو شکر ہے کہ اماں کے پاس 15 تولے زیور اور کچھ نقد پیسے تھے جو اماں نے سب سے چھپا کر اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ جب بات حد سے باہر ہوئی تو اماں مجھے اور بھائی کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ اماں نے ایک کرائے کا مکان لیا اور عزت سے زندگی گزارنے لگی۔ اماں نے ہمیں ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اختر بھائی نے میٹرک مکمل کیا تو اماں نے اسے ایک ہوٹل بنا کر دیا تھا کیونکہ وہ مزید پڑھائی کا خرچ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بھائی کا ہوٹل جو اب ایک ریسٹورنٹ میں بدل چکا تھا اب وہ بہت چلتا ہے۔ بھائی نے بہت سے ملازم رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے چائے بنائی اور پھر چائے والی بسکٹ خالہ کے سامنے رکھ دیے۔ رشیدہ خالہ چائے بسکٹ کھا کر چلی گئی تو اگلے ہی دن مٹھائی کی فرمائش لے کے ساتھ لوٹی، کیونکہ لڑکی والوں نے بھی بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور جلد ہی ہمیں لڑکی دیکھنے کے لیے گھر بلایا تھا۔ ہم نے بھی دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور اگلے روز بھابھی کے گھر پہنچ گئے۔ بھابھی کے گھر اماں اور بھائی کے ساتھ میں بھی گئی تھی۔ اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اماں کی نہیں مانی۔ میں اپنے بھائی کی شادی، اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھابھی جسے میں نے تصویر میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس سے ملنے کا موقع ہو اور میں گھر ہی رہ جاؤں؟ مجھے اماں اور بھائی دونوں ہی زیادہ جلدی تھے، اس لیے اس روز دونوں سے پہلے میں تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر بھائی پر پھونکنے جا رہی تھی اور میں نے جلدی چلے کا شور مچایا ہوا تھا۔ بھابھی کے گھر پہنچ کر ہمیں بہت ہی عزت اور اپناپن ملا۔ ان لوگوں نے ہمارے خاندان کے بارے میں جان کر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اماں نے پھر رشتہ جوڑنے سے پہلے ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی تھی کہ کس طرح وہ بچوں کی خاطر اپنوں کو چھوڑ کر یہاں آ بسی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگے چل کر میرے بھائی کو اس معاملے میں کوئی بات سننی پڑے۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ بھابھی کے والدین کو بس اسی چیز کی خوشی تھی کہ بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ بھابھی سے مل کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ بالکل ہمارے جیسی ہیں، جبکہ تصویر میں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت ہی کھلی طبیعت کی مالک ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی بات پر اماں کا دل مطمئن ہو گیا کہ ان کی بہو بہت شرمیلی اور گھریلو لڑکی ہے۔ تبھی رشتہ پکا ہوتے ہی دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگی، اور آخر کار میری بھائی کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ ہم بڑے ارمانوں کے ساتھ مریم بھابھی کو بیاہ کر لائے تھے۔ بھائی کی شادی میں نے خوب ہلہ گلا کیا تھا۔ ہمارے تو خاندان میں سے کوئی نہ تھا۔ بھابھی کے رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے بھائی کی شادی میں اکیلی ہوں۔ وہ سب لوگ اتنے اچھے تھے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھابھی کے کم اور میرے شادی والے دنوں میں بھی وہ بہت بار ہمارے گھر آ جاتے تھے اور ہم سب مل کر ڈھولک پر خوب رنگ جمایا کرتے تھے۔ لیکن شادی والے دن مجھے نہیں پتا کہ اس سب کے دوران کوئی صرف مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے چاہنے لگا تھا۔ مجھے یہ بات تب پتا چلی جب ایک چھوٹی بچی نے مجھے ایک لفافہ لا کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس نے دیا ہے، تو اس نے سامنے کھڑے ایک لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر اس نے میرے لیے لفافہ کیوں بھیجا ہے، لیکن ابھی میں اتنے ہجوم میں کھڑی تھی مجھے لفافہ کھولنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ وہ لفافہ میں نے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ ایک نظر پھر میں نے اس لڑکے کو بغور دیکھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سا نوجوان تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ بھی بھابھی کا کوئی رشتہ دار تھا۔ ساری رسومات پوری ہوئی تو ہم بھابھی کو لے کر گھر آ گئے، اور اس سب میں وہ لفافہ کھولنا ہی بھول گئی۔ بھابھی کے آنے سے ہمارے گھر میں بہت رونق لگ گئی تھی۔ بھائی بھی بہت خوش تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اب میں بھی باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی تھی۔ بھابھی نے مجھے باہر کی زندگی کے سارے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ وہ پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ بہت ہی اچھے اخلاق کی تھی، لیکن میں نے دیکھا تھا جب سے بھائی بھابھی کے ساتھ خوش خوش زندگی گزارنے لگا تھا تب سے اماں بہت ہی اداس رہتی تھی۔ شاید وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگی تھی، کیونکہ بھائی اب زیادہ وقت اپنی بیوی کو دیتے تھے۔ مگر بھابھی کی ایک خوبی تھی کہ انہوں نے گھر کا سارا کام خود سنبھال لیا تھا۔ اماں بس فارغ ہی رہتی تھی۔ ویسے تو بھابھی اماں کے ساتھ بہت ہی اچھی تھی، لیکن اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اب وہ بھائی کی ذرا سی دوری بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں بہت چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھابھی کے بارے میں کہہ دیتی تھی کہ یہ لڑکی تو بہت تیز نکلی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں بھابھی کے کان تک یہ بات چلی نہ جائے۔ انہیں سن کر کتنا دکھ ہوگا۔ بھائی کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا جب ان کے ساس سسر نے ہمیں دعوت پر بلایا گیا تھا۔ اماں نے تو جانے سے ہی انکار کر دیا، لیکن میں بھابھی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ آخر یہ پہلی بار تھا جب میں نے بھابھی کے ساتھ ان کے گھر جانا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اور پھر بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اگر اماں کا دل نہیں کر رہا تو وہ گھر میں بیٹھ جائیں، ہم کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ اماں کے دل میں بھی ساس والی
कैफियत पैदा हो गई थी। वो भाभी को खुश देखकर जलने लगी थी, मगर भाभी का रवैया अम्मा से बहुत अच्छा था। हम भाभी के घर पहुंचे तो सबके साथ मुझे वो लड़का भी दिखाई दिया जिसने मुझे उस दिन वो लिफाफा भेजा था। इसे देखते ही मुझे याद आया कि वो लिफाफा तो मैंने खोला ही नहीं था। वो आंखों ही आंखों में मुझसे सवाल करने लगा, लेकिन मेरे पास इसके किसी सवाल का कोई जवाब न था। न जाने इसमें क्या लिखा होगा, लेकिन इसकी नजरों से मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आने लगी थी। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ और जब मैं खाने के बाद वाश बेसिन से हाथ धोकर वापस आने लगी तो इसकी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने मुड़कर देखा तो वो खड़ा था। इसने कहा, आपको कुछ एहसास भी है? किसी के जवाब का मुंतजिर होकर वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता है। मैंने जवाब में कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने वो लिफाफा अभी तक नहीं पढ़ा। इसमें आपने क्या लिखा था? वो एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत करता हूँ आपसे, बस यही लिखा था। मुझे आपका जवाब इसी जगह चाहिए। मैं बहुत इंतजार नहीं कर सकता। मैं एक पल के लिए खामोश हो गई। सच तो ये था कि मैंने जब इन्हें पहली नजर देखा था तब मुझे भी लड़का बहुत अच्छा लगा था, और आज जब इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे और भी अच्छा लग रहा था। मैंने शर्माते हुए कहा कि आपकी मोहब्बत मुझे कबूल है, और मैं वहां से भागी आई। मैं जाकर अपनी भाभी के पास बैठ गई और इसे मजीद बात करने का मौका न दिया। वो सारा वक्त बस मुझे ही घूरता रहा और मैं भी इसकी मोहब्बत को महसूस करके मसरूर होती रही। घर पहुंचकर मैंने भाभी से इस बारे में पूछा कि वो कौन था। तब भाभी ने बताया कि वो इनका कजन है, जिसे भाभी के वालिदैन ने पाला है, क्योंकि इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। भाभी ने इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताया, इसकी बहुत तारीफें की। इसकी सब बातें सुनकर मेरे दिल में इसके लिए मजीद मोहब्बत जाग उठी थी। एक रोज मैंने भाभी से फोन से इसे कॉल की और यूं ही हमारे बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का भाभी से मिलने के बहाने हमारे घर भी आने लगा था और यूं हमारी मुलाकातें होने लगी। क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी भाभी थी, इसलिए मैं इनसे ये बात छुपा ही नहीं सकती थी। जब इन्हें हम दोनों की पसंदीदगी का पता चला तो वो खुश हुई। इस लड़के का नाम हसन था और हसन को वो अपना भाई मानती थी। भाभी अब मजाक मजाक में मुझे कभी कभी अपनी भाभी बोल देती थी। एक रोज इनके मुंह से अल्फाज अम्मा ने सुन लिया तो इन पर बहुत गुस्सा किया। भाभी को बहुत डांटा कि तुम मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रही हो, इसे गलत रास्ते पर डाल रही हो। लेकिन भाभी का इसमें कोई कसूर ही नहीं था। मोहब्बत की राह पर तो मैं कब की चल पड़ी थी। अम्मा ने भाभी से झगड़ा करने के बाद शिकायत भाई को लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भाभी ने फिर भी मुझ पर कोई इल्जाम न लगाया था। भाई के लौटने का वक्त जैसे ही करीब आने लगा, भाभी बहुत घबराने लगी थी। अम्मा भी दरवाजे में देख देख कर भाई का ही इंतजार कर रही थी, जबकि मैं बहुत डरी सहमी सब कुछ होता देख रही थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि अम्मा मेरी एक नहीं मानने वाली। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। अम्मा को लगा कि शायद भाई आ गए होंगे। अम्मा ने फौरन जाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे पर भाई नहीं बल्कि कोई आदमी मौजूद था, जिसने भाई के शदीद किस्म के एक्सीडेंट होने की खबर सुनाई थी। ये खबर सुनते ही हम तीनों औरतों की चीखें निकल गई थी। भाभी ने फौरन भागकर भाई का पता पूछा कि वो कहाँ है। उस आदमी ने अस्पताल का पता बता दिया। हम तीनों वहां चल पड़े। रास्ते में ही भाभी ने अपने मैके वालों को फोन किया, जहां से इनके वालिद और हसन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल पहुंचकर हमने देखा कि भाई शदीद जख्मी थे और बहुत सारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में इनका इलाज जारी था। जो भी डॉक्टर बाहर आता बस इतना ही कहता कि इस वक्त मरीज को आपके दुआओं की जरूरत है। हम तीनों औरतों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन हमारी किस्मत के हमें मनहूस खबर सुनने को ही मिली थी। जिसका डर था वही हो गया। भाई आखिरकार जिंदगी की बाजी हार गए थे और हम एक बार फिर से बेआसरा हो गए थे। इस बार हमारे साथ साथ भाभी को भी वही गम मिला था। हमारी जिंदगी मुकम्मल वीरान हो गई थी। दुनिया की हर चीज से एतबार उठ गया था। ऐसा लग रहा था अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियों ने कदम रखा था। इन खुशियों को ठीक से मनाया भी नहीं था और हमारी जिंदगी में ये सानिया हो गया। हमें भाई के अलावा किसी का भी सहारा नहीं था। भला हो भाभी के मैके वालों का, जिन्होंने हम पर थोड़ा बहुत हाथ रखा था, लेकिन बाहर की जिंदगी का हमें कुछ अंदाजा नहीं था। कदम कदम पर किसी न किसी सहारे की जरूरत महसूस होती है। भाभी की खातिर हसन भी हर रोज ही चक्कर लगाया करता था। घर के बाहर के बहुत सारे मामलात वो संभाल रहा था। भाई ने इतना बड़ा कारोबार अपने पीछे छोड़ा था, आखिर इसे कौन देखता। भाभी के वालिद एक बूढ़े इंसान थे, इसलिए हसन ही था जो दोनों घरों के मामलात देख सकता था। और दूसरा ये कि वो अब मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन अभी भाई को फौत हुए सिर्फ 1 माह ही हुआ था।
मैं इतनी जल्दी अपनी शादी की बात अम्मा से कैसे कर सकती थी। फिलहाल मैंने इसे चुप रहने का कह दिया था। भाई को गए 2 माह का अरसा गुजर चुका था कि भाभी भी बीमार रहने लगी थी। हम सबको लगा कि शायद भाई के चले जाने का सदमा इनको लग गया है, लेकिन जब अम्मा ने जिद करके भाभी को अस्पताल चलने का कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इन दिनों भाभी इद्दत में थी और वो घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहती थी। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाना भी इनकी मजबूरी थी, इसलिए जबरदस्ती अम्मा इन्हें बुर्का पहनाकर अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल में जो बात पता चली वो सुनते ही अम्मा भाभी पर शदीद गुस्सा होने लगी, क्योंकि भाभी उम्मीद से थी। घर आते ही अम्मा ने इन्हें कमरे में बंद कर दिया। अब अम्मा सोचने लगी कि भाई को फौत हुए 2 माह हो गए हैं, अब भाभी इनके बाद कैसे हमला हो सकती है। अम्मा का शक हसन पर जाने लगा, क्योंकि वो भाभी का कजन था और आजकल हमारे घर इसी का आना जाना था। लेकिन मैं जानती थी कि हसन ऐसा लड़का नहीं था और ना ही मेरी भाभी ऐसी थी। फिर भी अम्मा को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि अम्मा ने कभी मेरी कोई बात मानी नहीं थी। मजबूरन मुझे हसन को बताना पड़ा। अम्मा को इसका घर आना पसंद नहीं है, इसने भी आना जाना बंद कर दिया और अम्मा ने भाभी को मुसलसल कैद कर दिया। इन पर सख्ती करना और जुल्म करना शुरू कर दिया। भाभी के मैके से अगर कोई मिलने आता तो भाभी की तबीयत का बहाना बनाकर अम्मा इन्हें मिलने ना देती। देखते ही देखते दिन यूं ही गुजरने लगे। भाभी बहुत तकलीफ में थी। इनका 8वां महीना शुरू हुआ तो इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अम्मा भाभी को अस्पताल ना लेके गई। वो चाहती थी कि किसी तरह ये बच्चा पेट में ही मर जाए और इसका नाजायज औलाद से इनकी जान छूट जाए। भाभी बहुत तकलीफ में थी। वो अम्मा को यही कहती कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरे साथ जुल्म मत करो और ना तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा। मैं भाभी की बात सुनकर तड़प जाती थी। अफसोस ये कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन जब भाभी की हालत मरने वाली हुई तो अम्मा इन्हें अस्पताल ले गई और वहां जाकर पता चला कि भाभी का 10वां महीना चल रहा था, यानी कि भाई के गुजरने से पहले ही वो हामला हो चुकी थी। सिर्फ इन्हें पता 2 माह बाद चला था। अम्मा अपने रवैये पर बहुत शर्मसार हुई, लेकिन अफसोस कि बच्चे को जन्म देते हुए भाभी की जान न बच सकी। वो भूखा और कैद में रहने की बाइस बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए दर्द की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और हमेशा के लिए हमें और अपने बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मुझे भाभी की वो बद्दुआ याद आती थी। न जाने वो किस तकलीफ से गुजर कर मेरे लिए अल्फाज बोलती हो न जाने वो किस तकलीफ से गुजर कर मेरे लिए अल्फाज बोलती होगी। ये सोच सोच कर मुझे बहुत रोना आता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए हम अपने भाई के बच्चे को बहुत ही नाजों से पालने लगे। अब हमारी सारी उम्मीदें इसी से थी। भाई का बेटा 1 साल का हुआ तो हसन ने मेरा रिश्ता मांग लिया और मेरी इसके साथ शादी हो गई। अम्मा को भी जीने का आसरा मिल गया था, इसलिए मैं मुतमईन होकर अपने ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में हसन का इंतजार कर रही थी, जब उसी वक्त भाभी की बद्दुआ लग गई। अम्मा का फोन आया कि उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। इनके सीने में शदीद दर्द उठ रहा है। मैं हसन को लेकर फौरन अम्मा के पास पहुंची, लेकिन अफसोस मेरी अम्मा हार्ट अटैक के बायस ये दुनिया छोड़ चुकी थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि तुम्हारी माँ की हालत इतनी बिगड़ी थी कि वो जमीन पर लेटकर तड़प रही थी, चीख रही थी जैसे कोई जानवर तड़प रहा होता है। एम्बुलेंस आने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। अम्मा की हालत देखकर मुझे लगा था कि ये भाभी की बद्दुआ थी, जिसने अम्मा की जान ले ली थी और वो अपनी बेटी को हंसता बसता न देख सकी, जिस तरह भाभी ने अपने बच्चे को पैदा करके इन्हें देखा था। फिर हसन और मैं ही इस बच्चे को माँ बाप बनकर पालने लगे। वो मेरे भाई और मेरी प्यारी भाभी की आखिरी निशानी था।